बच्चों मेरा वॉइस डेबल आप लोग को कंफर्म करके। हम्म। ठीक है, तो बचा हुआ क्वेश्चंस पोर्शन वाला खत्म करेंगे अभी। तो ध्यान देना। इन केस ऑफ एसोसिएशन इवेंट ऑफ अटैक कैसा देखते हो? ठीक है, उससे पहले एक चीज और ध्यान देना कि अगर नहीं एसोसिएशन होगा नहीं डिसीजन होगा तो क्या करना आपको। ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट नोट करेंगे। एक पार्टिकल नाइदर एसोसिएट नॉट डिसोसिएट तो उसमें क्या करना आपको। अगर पार्टिकल नहीं एसोसिएट करेगा नहीं डिसोसिएट करेगा तो क्या करना है, तो उसमें बोलना। ठीक है, कि उसका वेक्टर ऑफ क्या था, वन होता है। नहीं, जितना पार्टिकल डाले उतना ही पार्टिकल क्या होगा आपका, रिज्यूम करेगा। तो जब भी आपका मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होता है, फॉर एग्जांपल आपका हो जाएगा एसीटोन, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो ये सब में जितना पार्टिकल डालो उतना ही पार्टिकल फॉर्म करेगा। ठीक है, सुक्रोज। तो जितना पार्टिकल इन होगा उतना ही पार्टिकल आपका आउट होगा। ठीक। तो एसीटोन, ग्लूकोज, सुक्रोज। ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये हो गया आपका इन केस ऑफ अगर पार्टिकल नहीं एसोसिएट कर डिसोस और नहीं डिसोसिएट करेगा उसके केस में आप पॉइंट ऑफ क्या बना को वन मान लोगे। ठीक। अगर पार्टिकल में एसोसिएशन होगा तब कैसे सोचेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल में एसोसिएशन होगा तो नीचे दिया हुआ है उसमें, बस थोड़ा सा नीचे आपको ले चल रहा हूँ स्लाइड्स को। ठीक है, तो जब भी पार्टिकल एसोसिएट करता है ना तो वेंट ऑफ हमेशा आई आई जो होगा वो वन से छोटा होगा। क्या होगा, वन से छोटा होगा। ठीक है, अब एसोसिएशन का दो केस है कि अगर हम मान लेते हैं कि कंप्लीट कंप्लीट एसोसिएशन हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, और जब आपका पार्सली एसोसिएट कर रहा है तो क्या होगा। मान लेते हैं कि आपका एसोसिएशन में डाइमराइजेशन हो रहा है। डाइमराइजेशन मतलब दो पार्टिकल मिलकर एक पार्टिकल बना रहा है। तो दो पार्टिकल मिलकर एक पार्टिकल बना रहा है, यानी एसोसिएशन में क्या हो रहा है, डाइमराइजेशन हो रहा है। दो से जब एक बनेगा, ठीक है, तो ध्यान ना, बिगनिंग में दो पार्टिकल डाले आप सिस्टम में, तो एसोसिएशन अगर कंप्लीट होगा तो पूरा डाइमराइज होगा तो ये पार्टिकल जीरो बचेगा और ए टू का पार्टिकल वन बन जाएगा। ठीक। तो बिफोर सॉल्यूशन फॉर्मेशन आप ए का दो पार्टिकल डाले और बाद में सिस्टम में आपका ए टू का एक पार्टिकल बन गया। तो आफ्टर कितना है, आफ्टर एसोसिएशन वन पार्टिकल है, बिफोर दो पार्टिकल डाले तो ये हो जाएगा आपका वेंट ऑफ फैक्टर, यानी वन वन बाई टू हो जाएगा। ठीक। अगर मान लेते हैं सेम केस में अगर एसोसिएशन होता है आपका पार्शियल, क्या होता है, पार्सली एसोसिएट करता है तो उसमें क्या होता है कि दो ए से अगर क्या बन रहा है, ए टू बन रहा है। ठीक। तो उस केस में अगर हम मान लेते हैं एक मोल हम लेंगे तो एक मोल में पूरा का पूरा सिस्टम डायमराइज नहीं कर रहा है, तो उसमें से अल्फा पार्ट अगर डायमराइज करेगा तो यहाँ पे वन माइनस अल्फा बचेगा। अगर अल्फा पार्ट डायमराइज करा तो यहाँ पे कितना बनेगा, बचेगा वन माइनस अल्फा बचेगा। और यहाँ ए टू क्या होगा, अल्फा बाई टू। ठीक है,
यहाँ 1 - अल्फा बचेगा, यहाँ पे अल्फा/2। ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। हम्म। तो अब ध्यान है ना, अगर पास एसोसिएशन में क्या होगा, अगर यहाँ से अल्फा यहाँ से टूटा तो यहाँ बचा 1 - अल्फा, और यहाँ पे अल्फा/2 बनेगा, तो यहाँ पे नेट पार्टिकल कितना बनेगा आफ्टर सोल्यूशन? तो 1 - अल्फा प्लस अल्फा/2 करोगे तो अल्टीमेटली हो जाएगा, यहाँ पे पार्टिकल नंबर कितना हो जाएगा? 1 - अल्फा/2 हो जाएगा। ठीक। और बिफोर कितना पार्टिकल लिए थे? 1 पार्टिकल लिए थे, तो इसका रेशियो हो जाएगा वैंडर फैक्टर। यानी यहाँ पे वैंडर फैक्टर का वैल्यू हो जाएगा 1 - अल्फा/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे फास्ट। नोट हो जाता है, अगर ओके करते हैं बच्चे लोग। नोट हो जाते हैं, अगर ओके कर दोगे फास्ट बच्चे लोग। जल्दी से फास्ट बच्चे लोग नोट करके और ओके कर देना है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको हो चुका है, तो आगे मूव करते हैं हम लोग। तो एसोसिएशन में एक और चीज लेते हैं। ये डायमेंशन का केस था, डायमेंशन ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो नीचे अगर मानते हैं कि ट्राइमराइजेशन का हम बात करते हैं, ट्राइमराइजेशन का। तो डायमेंशन का जो केस है वो चलो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वाला रिलेशन याद रखना है, क्योंकि मैक्सिमम केस में डायमेंशन आता था, ये जो है ना, ये जो केस, ये वाला केस, अल्फा टर्म में डायमेंशन का क्या होता है? जब भी डायमेंशन का केस होगा तो I = क्या होगा? 1 - अल्फा/2 होता है। ये आप याद कर लो, क्योंकि यही केस बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, यही केस बार बार रिपीट करने वाला है। हम्म। बाकी ट्राइमेशन से मैं बता दे रहा हूँ। ट्राइमेशन केस में आई कैसे डिफाइन होगा? तो अगर ट्राइमेशन का में क्या होगा, 3 पार्टिकल होगा तो एक पार्टिकल बनेगा, तो इसका आई का 1/3 हो जाएगा। और इसी केस में अगर हम लोग पार्सली एसोसिएशन जूम करेंगे, तो इसका 1 मोल में से अगर अल्फा अगर एसोसिएट करेगा तो यहाँ पर अल्फा/3 बनेगा। तो टोटल पार्टिकल कितना होगा आफ्टर सोल्यूशन में? क्या होगा? ये हो जाएगा 1 - 2 अल्फा/3। बिफोर कितना पार्टिकल हम लिए थे? तीन। एक पार्टिकल लिए थे, तो इसका आई हो जाएगा सेम 1 - अल्फा/3। 1 - 2 अल्फा/3 हो जाएगा इसका आई। और अगर हम एन पार्टिकल का एसोसिएशन मानते हैं, तो इसका अगर पूरा एसोसिएट करें तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1/n हो जाएगा। I = 1/n। और अगर पार्सली एसोसिएट करेगा तो उसके इसमें हम निकालते आ जाएगा, I = क्या आ जाएगा? 1 - n - 1/n अल्फा। ठीक है।
इसको नोट कर लेंगे फास्ट। जल्दी से नोट करेंगे फास्ट, चलो जल्दी से फास्ट। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लियो, चलो। तो ये था आपका वेंटोपेक्टर का सारा केसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चीज याद है ना, एक और इम्पोर्टेंट चीज आप नोट कर लीजिए कि एसिटिक एसिड यानी कोई भी एसिड, तो एसिटिक एसिड या फिर कोई भी एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं, वो डायमराइज करता है आपके नॉन पोलर या फिर गैस फिल्म में। ये आपको याद रखना है आपको। तो यहाँ पे लिखा होगा, तो एक हिसाब से पूछेगा। तो वीक लेट में एक एग्जाम्पल होता है एसिटिक एसिड का, जो कि डायमराइज करता है कब, नॉन पोलर फेज या फिर गैस फेज में, नॉन पोलर और गैस फेज। ठीक है। तो डायमराइज करता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉट लिंक से दिखाया हुआ है नोट। तो डायमराइजेशन केस में इसमें अगर हम डायमेंशन एक्सटेंड अल्फा मानते हैं, तो इसका वेंटा पटा क्या होगा, 1 - अल्फा/2। ठीक है। तो डायमराइजेशन का केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो भी क्वेश्चन आता है एसोसिएशन वाले केस में डायमराइजेशन से ही पूछता है, तो इसको आप नोट कर लो फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक आप लिख रहे होगे। इसको हम आगे मूव करते हैं यहाँ से। इसमें केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड। एक क्वेश्चन दिया आपके सामने, नोट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट करना था उसे। आपके पास KI का सॉल्यूशन है। उसमें हम ऐड कर रहे हैं HgI2। KI का सॉल्यूशन में HgI2 का एडिशन करते हैं, HgI2 का
एडिशन करता है। ठीक है। तो बोलो ये कि जब के आई एच जी टू रिएक्ट करता है तो आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूँ। के आई एच जी जब रिएक्ट करेगा तो दो के आई का पार्टिकल एक एच जी टू के पार्टिकल से रिएक्ट करता है, कंबाइन करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, के टू एच जी आई फोर। ठीक। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि एच जी आई टू के एडिशन से के आई के सॉल्यूशन में पार्टिकल का नंबर पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है। तो व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन ऑफ के आई ऑन एडिशन ऑफ एच जी आई टू। यानी आपका सॉल्यूशन में पार्टिकल घटेगा कि बढ़ेगा ये आपको बताना है। के आई और एच जी आई टू रेट करके क्या बनाता है मैं बता दिया आपको। ठीक है। तो जल्दी से चलो फटाफट इसका आंसर बताएंगे, इसको नोट कर लो, मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है। और अगर आपको पता है कि इसमें आंसर क्या हो तो आंसर बता देना है। ठीक। जल्दी से फास्ट। बच्चों इसका आप सॉल्यूशन देखते हैं, देखो इसमें अल्टीमेटली डिस्टेंस इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो क्या होता क्या है कि अल्टीमेटली में आपके सिस्टम में के आई का पार्टिकल था यहाँ पे। ठीक है। तो आपके पास के आई का पार्टिकल था सिस्टम में, ऊपर से आप एच जी आई टू को पार्टिकल पर ऐड किए तो इम्पैक्ट क्या होगा। तो कहाँ पे के आई का पार्टिकल एच जी आई टू पार्टिकल से कंबाइन करता है। ठीक। और जब कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, के टू एच जी आई फोर बनेगा। अब बता ना, जब भी एक पार्टिकल में जेड को ऐड करेंगे सिस्टम में तो एक पार्टिकल सिस्टम में से दो क्या एक पार्टिकल से कंबाइन करेगा, और दो क्या पार्टिकल चूंकि आयन ब्रेक करेगा तो आपके पास दो के प्लस दो आई माइनस होगा। यानी एक एच आई टू का पार्टिकल जो सिस्टम ऐड हो रहा है वो चार पार्टिकल के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा के टू एच आई फोर। और के टू एच आई फोर तुम ब्रेक करोगे उसमें कैसे टूटेगा, वो टू के प्लस में टूटेगा, एंड एच जी आई फोर माइनस टू में टूटेगा। ठीक है। वो चार पार्टिकल सिस्टम का है। ठीक। और यहाँ पे तीन पार्टिकल में ये टूट रहा है। चलो जाएगा, चार पार्टिकल होगा, तीन पार्टिकल में ये ब्रेक करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो इसको आपको देखना है अल्टीमेटली आपका के आई का सॉल्यूशन एच टू का डिस्टेंस से क्या होता है, इसका डिस्टेंस से होगा आपका पार्टिकल का नंबर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एक क्वेश्चन आपका जे मिनट एडवांस में आ चुका है कि के आई का डिस्टेंस से एच का इम्पैक्ट क्या होता है।
इसके एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए। घुमा फिरा के सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको दोबारा पूछा जा सकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट के लिए मेरे पास तो चलो, नोट हो जाता है, अगर ओके कर देना। अच्छा, अभी तक आपको डाउट नहीं है तो पूछ सकते हो, चलो आपको डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको? तो लिख लियो, तो अगर ओके कर देना तो चलो, ताकि मैं आगे में उसको जल्दी से पास। ठीक है, हाँ हम लोग, तो हम लोग सारा मैटर प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो मूव करते हैं फिर यहाँ पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ध्यान देंगे। तो प्रॉपर्टी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसको बोला गया? तो बोला गया कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depend on the number of non-volatile solute particles. In the property of solution, this depend on the number of non-volatile solute particles is known as colligative property. तो आपको याद होना चाहिए, property of solution will depend on the number of non-volatile solute particle is known as colligative property. क्लियर रहेगा? अच्छा, colligative property का मतलब होता है आपका डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, किस में? सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सॉल्यूशन में कितना पार्टिकल्स डिपेंड करता है। तो ध्यान देना, जब भी बात करते हैं सॉल्यूशन पार्टिकल्स का, तो ये सॉल्यूशन बनने के बाद का बात करते हैं। तो हम लोग ये वेंट ऑफ फैक्टर डिफाइन किए थे कि वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है कि पार्टिकल्स का मोल आफ्टर कितना होगा डिवाइडेड बाय पार्टिकल का मोल बिफोर कितना था। ठीक है, तो मेरे को इंटरेस्ट इसमें है कि मोल आफ्टर, यानी सॉल्यूशन में कितना पार्टिकल है, क्या होगा, ये होगा आई वेंट ऑफ फैक्टर इनटू क्या होगा, मोल बिफोर हो जाएगा। ठीक है, पार्टिकल आफ्टर क्या होगा, तो वेंट ऑफ फैक्टर इनटू मोल बिफोर हो जाएगा। ठीक। तो अल्टीमेटली क्वालिटी प्रॉपर्टी में से भी क्या बोल रहा हूँ कि डिपेंड करता है कितना आपका पार्टिकल्स है, किसमें? सॉल्यूशन फेज में, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक। अब क्वालिटी प्रॉपर्टी कितना हो सकता है, तो आपके पास ज्यादा ना, टोटल आपके पास चार क्वालिटी, चार क्वालिटी प्रॉपर्टी होगा। तो हम लिखा, ये लिखा भी हुआ है। अच्छा, यहाँ भी लिखा होगा, उसमें लिख दे रहा हूँ दोबारा, मोल आफ्टर, इसका पार्टिकल्स का यूनिट क्या है, आई इंटू मोल बिफोर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन पे डिपेंड ऑन नंबर ऑफ नॉर्मल पार्टिकल्स में पहला क्या होगा, पहला होगा रेलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, आर इसको शॉर्ट बोलते हैं लोग, RLBP। अगला होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है,
नेक्स्ट कोलेगेटिव प्रॉपर्टी होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और अगला प्रॉपर्टी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको वन बाय वन करके हम लोग कवर करने वाला है। इसको एक एक करके हम लोग कवर करेंगे, ठीक। इसको नोट करो, पास में चलो, नोट करके बस ओके कर देना नोट। बच्चों जो भी लाइव है रिस्पॉन्स करते रहेंगे। रिस्पॉन्स करने से क्या होगा, पढ़ाने में हमको और बेटर फील होगा। तो आपको तो रिस्पॉन्स करते रहना है। जैसे नोट कर लो तो बता दो फटाफट। आपके पास चार कोलेक्टिव प्रॉपर्टी है, चारों का नाम लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर चुके होगे। तो पहला प्रॉपर्टी जगह बच लोगे रहेगा आपका आर एल बी पी। आर एल बी पी इसमें बोला गया रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ऑलरेडी हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं। तो क्या होता है कि अगर आपका सोल्यूशन का, आपका सॉल्वेंट का प्रेशर पी नोट होता है, तो उसमें कुछ हम ऐड करते हैं सॉलिड पार्टिकल, उसका प्रेशर कुछ बढ़ जाता है पी में। पी नोट माइनस पी बाई पी नोट रेशियो बोला गया है आर एल बी पी। और ये होता है इक्वल टू एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूबल। मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मान लेते हैं कि यहाँ पे ए और बी है, ठीक है। बी अगर सॉल्यूट है, ए अगर सॉल्वेंट है, तो ये हो जाएगा आपका एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसमें चाहिए, एक हम लोग पहले पढ़ चुके थे, बट यहाँ पे आपको चाहिए कब का चाहिए सॉल्यूशन, जब आपका सॉल्यूशन फॉर्म कर गया। बेसिकली उस केस में हमको चाहिए होता है कि पार्टिकल्स जो है सॉल्यूशन में है उसका हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो पार्टिकल सॉल्यूशन जो होगा उसके लिए को सॉलिड पार्टिकल के मोल में आई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में कितना पार्टिकल होगा। तो उस सॉल्यूशन के पार्टिकल को मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो यहाँ पे जहां जहां बी होगा वहाँ पे आई मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ताकि सॉल्यूशन बनने के बाद के बारे में मोल फ्रैक्शन क्या होगा पार्टिकल्स को, वो आपको बताना था, ठीक। अब इसी में क्या है, एजम्पशन लिया गया था। तो अगर मोल ऑफ ए बी से बहुत बड़ा है, सॉल्यूशन का डायलूट है, उसमें आप सिंपली बोल सकते हो कि एन बी बाई एन हो सकता है, ठीक है। और उसको अगर हम एन बी में अगर आई मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा, ठीक। जब जब आई वन होगा उसके समय हम आई नहीं लिए थे, आई जब ले लेंगे, अगर आई वन नहीं है तो आई को लेना पड़ेगा, एक तो आ नहीं सकते हैं। तो ये आपका एजम्पशन के साथ एजम्पशन क्या रहेगा, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा उसके उसमें हम ऐसा ले सकते हैं, ठीक। और आपको मैंने बेटर बताया भी था कि अगर आपको एजम्पशन लेने का नहीं मन कर रहा तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप पी नोट माइनस पी बाई पी का रेशियो ले सकते हो। और ये होता है मोल पी बाई मोल ऑफ ए, अगर इसमें मेंटा बटा मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आई टाइम्स एन बाई बी मोल बी बाई मोल ऑफ ए, ठीक। अच्छा, ये जो रेशियो हम लिए हैं, दिस इज नॉट आरबीपी, ये आरबीपी नहीं है। बट इसमें क्या होता है, बिना किसी अजम्पशन के आप यहाँ तक पहुंच सकते हो इस रेशियो तक, ठीक। इसमें तो फास्ट, ये पार्ट ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके थे, यहाँ पे ज्यादा स्पेंड टाइम नहीं करेंगे, प्लस इसका हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे अगले प्रॉपर्टी पे, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। जल्दी से नोट करो बच्चों को, ओके कर देना।
बच्चे जल्दी नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। नेक्स्ट क्लियर पे तो चलो। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो होता क्या है ना कि बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कैसे करते हैं। तो आपके सामने एक कप का थोड़ा सा ग्राफ बना हुआ है। ठीक। ग्राफ पे देखो यहाँ पे। तो आपके वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर प्लॉटेड है। ठीक है। एक्स एक्सिस पे प्लॉटेड है टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आपका वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक। तो बोला गया बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, तो जिस टाइम में वेपर प्रेशर का वैल्यू, यानी वेपर प्रेशर वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टाइम को हम बॉइलिंग बोलते हैं। तो अगर मानते हैं कि सॉल्वेंट कर लेंगे, जो ए बी लाइन है सॉल्वेंट के लिए, ए बी का लाइन सॉल्वेंट के लिए है, तो जिस पॉइंट पे ए बी लाइन टच करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वो पॉइंट हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का होगा। ठीक है। तो सॉल्वेंट को बॉइलिंग डिफाइन कर दिया। अब होता है कि सॉल्यूट सॉल्यूशन में आंसर क्या होगा, सुधार ना। जब भी आप सॉल्यूशन फॉर्म करते हो ना, जब भी आप सॉल्यूशन फॉर्म करते हो, तो उसमें होता क्या है, इसको मैं यहाँ थोड़ा दिखा दे रहा हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो क्या होता है, आपका सॉलिड का पार्टिकल क्या होगा, हर जगह रहेगा। तो ऊपर का जो सरफेस है उसमें भी क्या होगा, आपका सॉलिड पार्टिकल जमा रहेगा। सॉलिड का पार्टिकल जो जमा रहेगा, ये क्या करता है, यहाँ से वेपराइजेशन प्रोसेस के रेट को स्लो कर देता है, वेपर का फॉर्मेशन का स्लो करेगा। अल्टीमेटली क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। तो सॉल्वेंट से क्या होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा, तो जिस पॉइंट पे बॉइलिंग अचीव हो रहा था उस पॉइंट पे आपका वेपर प्रेशर घट जाएगा। उस टाइम का जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो आपके एटमॉस्फेयर के प्रेशर से मैच नहीं करेगा। तो हमको फिर से टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो एक पॉइंट के बाद जाके के आपका ये यहाँ का जो प्रेशर है, जिस वहाँ का वेपर प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ये इस टाइम में क्या होगा, आपका नया बॉइलिंग पॉइंट होगा। यानी ये होगा आपका टीबी डैश, यानी न्यू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक। तो टीबी डैश और टीबी का पीछे डिफरेंस है, इसको बोला गया डेल्टा टीबी। और इसी को बोलते हैं हम इलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन इलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ग्राफ नोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ फास्ट। जल्दी बच्चे लोग ग्राफ नोट कर लेंगे।
ठीक है, तो ग्राफ और नोट क्लियर हो गया। आगे बढ़ता हूँ। तो आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था, और जो सॉल्यूशन में जब ऐड किए नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल, तो नया बॉइलिंग पॉइंट यहाँ रीच करेगा टीवी डैश पे। ठीक। तो जो डिफरेंस है डेल्टा टीवी, इसको बोला गया है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोला गया है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ये प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल होगा। तो जितना पार्टिकल ज़्यादा डालोगे डेल्टा टी बढ़ेगा, और नया बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। तो जितना पार्टिकल आप ज़्यादा डालोगे उतना ही क्या होगा, पार्टिकल नंबर क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, जितना पार्टिकल ज़्यादा लोगे उतना ही ये जो नया बॉइलिंग पॉइंट टीवी डैश है वो बढ़ता चला जाएगा, और डेल्टा टीवी बढ़ता चला जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जितना ज़्यादा लोगे उतना ही सिस्टम में टीवी डैश यानी नया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और डेल्टा टीवी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं डेल्टा टीवी यानी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड नया बॉइलिंग पॉइंट टीवी डैश इज प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ पार्टिकल। यानी अगर आप मोल एन ऐड कर रहे हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कब जब सॉल्यूशन बनेगा, मैं आप आई से मल्टीप्लाई करना। आई मतलब वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, आई एन के प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो फास्ट। ठीक है, इसे नोट करेंगे फास्ट।
तो यहाँ तक आप लोग नोट कर चुके होंगे आई थिंक। बीच में थोड़ा सा इशू हुआ था। ठीक है। अच्छा, अभी तक कोई दिक्कत हो बताओ, क्योंकि आप लोग जब तक पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना तो हम लोग पता नहीं चलता है कि आप लोग को इशू क्या हो रहा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और टॉपिक खत्म करते हैं फिर, और फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का अल्टीमेटली जो फॉर्मूला निकल के आता है, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आपका ध्यान है, मैं थोड़ा दोबारा लिख दे रहा हूँ। तो डेल्टा टीवी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू होता है आई। आई होता है वेंटर फैक्टर के बी। के बी कॉन्स्टेंट होता है, और एम होता है मोलिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो मोलिटी कब का, यहाँ पे मोलिटी होगा जब आप सिंपली सोचते हैं कि पार्टिकल टूट रहा है, मतलब पार्टिकल का जितना मोल डाले उसी का मोल्टी निकाल लेना, मतलब जितना मोल आप सॉलिड डाले उसी का मोल्टी निकालो। यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई करने का मोटो होता है कि पार्टिकल में एसोसिएशन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद का जो भी फैक्टर यहाँ पे आई के अंदर आ जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं NaCl है, तो NaCl का जितना मोल्टी निकाल लेना। और NaCl को अगर आप स्ट्रॉन्ग टाइट मानते हो तो उसमें आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा 2। I2 हो जाएगा, मतलब I2 यहाँ डालने का मतलब हो जाएगा कि मोल्टी हमें निकाले NaCl का, और I2 से मल्टीप्लाई करने पे वो हो जाएगा पार्टिकल्स का मोल्टी हो जाएगा, यानी कितना पार्टिकल आपके सॉल्यूशन में है उसका मोल्टी ये बन के निकल के आ जाता है। ठीक। यहाँ पे तो यहाँ पे M हो जाएगा मोल्टी ऑफ सॉल्यूट जो आप डालने वाले हो। आई फैक्टर यहाँ जो मल्टीप्लाई किया, आई फैक्टर उसमें उसमें इंक्लूड कर लेगा पार्टिकल जो अगर एसोसिएट करेगा डिसोसिएट करेगा, उससे पार्टिकल कितना आपका नेट बनने वाला है, उसका मोल्टी क्या होगा उससे निकल के आ जाएगा। और केबी होता है आपका कांस्टेंट, केबी का नाम क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। ये हो गया आपका केबी का अलग अलग नाम। ठीक। और केबी जो होता है, केबी बेसिकली क्या होगा, R TB² M 1000 LV। केबी क्या हो जाएगा, केबी का फॉर्मूला होता है R TB²। टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एम होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, बाई 1000 LV। एलवी मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये होता है केबी का फॉर्मूला। और यहाँ पे आर का वैल्यू क्या लोगे, तो लोगे 8.31 ये लोगे। ठीक, तो इसको नोट कर लेना फास्ट। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्लस केबी जो कांस्टेंट है उसका नाम पता होना चाहिए, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। और केबी का जो फॉर्मूला हो गया आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इस फॉर्मूले का क्वेश्चन आपका बन सकता है। कभी कभी स्कूल में बोलेगा, बोर्ड से बोलेगा डिफाइन डिफाइन केबी। ठीक है, या फिर डिफाइन टीबी। तो आपको सिंपली बोलना है कि जब, या डिफाइन बोला कि डिफाइन केबी, केबी को डिफाइन करो। केबी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो बोला गया केबी, केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी, यानी केबी इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कब, फॉर वन मोलर सॉल्यूशन, जब मोल्टी वन होगा, फॉर वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलने का मतलब क्या होता है कुछ लोग, इसका मतलब होता है कि इसका आई क्या है, वन। आई क्या है, वन। तो केबी इज डेल्टा टीबी, यानी केबी इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट फॉर वन मोलर नॉन अल्कलाइट सॉल्यूशन। ठीक, इसको नोट कर लेंगे फास्ट। ठीक है, नोट कर लेंगे, ओके कर देना। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं।
सबसे बेस्ट एक बार देख लेते हैं, इसको नोट कर लिया बच्चे, ओके करना। ठीक है, तो यहाँ तो नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से आप। ध्यान देंगे। कि बाकी टर्म्स जो मैं बता दिया वो यहाँ लिखा हुआ था। ठीक है। आपको केबी जो है ना, आपको वाटर का केबी आपको याद होना चाहिए। तो वाटर का केबी होता है 0.5 आपको याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में भी नहीं देगा तो आपको याद होना चाहिए। बाकी केबी डिफाइन कैसे करेंगे हम बता दिए। जब भी मोल्टी वन होगा और आपका नॉन फ्लाइट होगा उसके साथ केबी इक्वल टू क्या डेल्टा टीबी होता है। ठीक है। हम्म। अगर बोला गया कि मल्टीपल सॉल्यूशन का सेम का मोल्टी, अगर मोल्टी सेम हो तो उसमें डेल्टा टीबी यानी बॉइलिंग पॉइंट, या फिर जो नया बॉइलिंग पॉइंट को अरेंज कैसे करेंगे, तो अगर मोल्टी सेम है तो जिसका आई ज्यादा होगा, पार्टिकल ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो याद है ना, ग्लूकोज शुक्र और सुक्रोज का आई वन होता है जिसका पार्टिकल सेम रहेगा। NaCl का आई टू होता है, इसका आई थ्री होगा, इसका आई फाइव होगा। तो सबका अगर मोल्टी सेम यानी मोल सेम होगा तो उसके जिसका आई ज्यादा होगा, उसका पार्टिकल ज्यादा होगा, उसका डेल्टा टीबी या टीबी टेस्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इसको नोट कर लेना फास्ट। फिर नोट करो बच्चा।
ठीक है, तो यहाँ तक नोट क्लियर बच्चे लोग, तो ध्यान देना। एक और क्लोजेटिव प्रॉपर्टी खत्म करके हम लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो एक होता है बच्चे लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान देना। थोड़ा इसको मिनिमाइज मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि समझाना आपको आसान हो जाए। तो ध्यान है बच्चे लोग, फ्रीजिंग, यहाँ पे आपके पास वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट हम बोलते किसको है, तो यहाँ समझाया हुआ है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, यानी सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल टू होता है लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से मैच करेगा। ठीक, यानी सिंपल से ये बात है कि जिस पॉइंट पे आपका सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट से मैच करेगा उसको बोला गया फ्रीजिंग पॉइंट बोला गया। अब यहाँ पे इसको समझो आप पहले। जैसे आपको पता होगा कि आइस, अभी कभी आप फ्रिज का चैम्बर खोलना जहाँ पे आइस फ्रीज होता है, ठीक है, जहाँ पे आइस फॉर्म करता है वहां देना, उसमें भी वेपर निकलता रहता है। अब है ना कि अगर हम किसी सॉल्वेंट को फ्रीज भी कर देना, मतलब पानी को फ्रीज करके आइस बना दिए, तो आइस से भी कुछ ना कुछ वेपर निकलता निकलता रहता है। तो इस वेपर का कुछ प्रेशर होगा, तो इसी को बोला गया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। तो फ्रीज पॉइंट डिफाइन कैसे किया है? चलो, तो बोला गया है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, यानी लिक्विड और सॉलिड का जब मैच कर जाएगा, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, उस केस में बोलते हैं, उस केस में बोलते हैं, यानी उस टेम्परेचर को बोलते हैं कि आपका फ्रीजिंग ऑकर करेगा। तो ध्यान देंगे, ये इस ग्राफ में ऊपर लिक्विड सॉल्वेंट का कर्व है यहाँ पे, और यहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट कर्व है, ये टच करा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो ये होता है आपके सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम टीएफ बोलते हैं, ठीक है। अगर इसमें कुछ हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड कर दिए, कुछ नॉन वोलेटाइल सॉलिड को हम ऐड कर दिए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका सॉल्यूशन जो फॉर्म करेगा उसका उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी नीचे, फ्रीजिंग पॉइंट यानी ई प्रेशर भी घट के नीचे यहाँ पहुंच जाएगा। तो इस पॉइंट पे सॉल्वेंट का प्रेशर, जो सॉलिड स्टेट है उससे प्रेशर मैच नहीं करेगा, तो तुमको टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। घटाने के बाद इस पॉइंट पे आके आपका जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से इक्वल होगा, यानी नया फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा टीएफ गैस। यानी अगर हम नॉन वोलेटाइल पार्टिकल को ऐड करते हैं उसमें क्या होता है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, ठीक है। तो टीएफ हो गया आपका सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और टीएफ डैश हो गया सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कुछ घटेगा। जितना पार्टिकल ज्यादा डालेंगे उतना ही ये इधर शिफ्ट करेगा, यानी ये घटेगा, और जितना घटेगा उतना ही डेल्टा टीएफ क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। आपका, तो जितना नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल जितना ज्यादा होगा, ठीक, उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक। और उतना ही डेल्टा टी एफ, यानी नया फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, उतना ही डेल्टा टी एफ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, उतना ही डेल्टा टी एफ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जितना हम सॉलिड पार्टिकल डालेंगे उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट घटता है सॉल्यूशन का, और डेल्टा टी एफ यानी जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ये ध्यान रखना। इसको नोट कर लेंगे बच्चों लोग, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था जो आपको मुझे कवर करना है। इसके बाद एक टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको नेक्स्ट क्लास में हम खत्म करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज यहाँ तक खत्म करने के बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग क्वेश्चन से यूज हो जाए कि इस टॉपिक का क्वेश्चन कैसा आता है। जल्दी से बच्चों नोट करके बाद थोड़ा इन्फॉर्म कर देना।
जल्दी फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ तक इतनी नोट कर चुके हो, तुम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये यही समझाएगी आपको। तो ऑन एडिंग नॉर्मल डेंस सॉलिड पार्टिकल वेपराइजेशन घटेगा, वेपर प्रेशर घटेगा सॉल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है, घटता है। यानी जितना पार्टिकल ज़्यादा आप डालोगे उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, उतना ही डेल्टा टी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या होता है, के एफ आई एम, या एम होता है मोल्टी ऑफ सोल्यूट। के एफ को बोला गया है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या बोला गया क्रैस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है। और यहाँ पे के एफ का ही फॉर्मूला रिलेशन होता है, तो के एफ का रिलेशन क्या बोला गया, चलो। के एफ का रिलेशन बोला गया है, तो देखो के एफ का रिलेशन क्या बोला, चलो ये बोला गया है आर टी एफ स्क्वायर एम। आर होता है गैस कांस्टेंट, टी एफ होता है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, उसका स्क्वायर करना है। एम होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 एल एफ। एल एफ होता है लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन। ठीक। मोलर मास जो पुट करेंगे, सॉल्वेंट का पुट करेंगे ग्राम में, किसे पुट करेंगे, ग्राम में। ठीक, तो ये था आपके के एफ का फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप नोट कर लो फटाफट, चलो। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सारे का अगर मोल्टी को सेम मान लेते हैं, मोल्टी को सेम मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल जो भी हम मेंशन किया हुआ है उसको फ्रीजिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है, तो सिंपली ध्यान देना, सारे सॉलिड पार्टिकल का हम वेंट ऑफ पैटर्न लिख दिए हैं। ठीक है, तो क्योंकि सारे का मोलिटी सेम है, तो इसका वेंट ऑफ पैटर्न ज्यादा होगा, उसका पार्टिकल ज्यादा होगा। तो उसका जिसका पार्टिकल ज्यादा होगा उसमें क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका पार्टिकल सबसे कम होगा। तो इन दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, तो पहले हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा किसका, सुक्रोज एंड अपना एसिटिक एसिड का। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा, NaCl का। और सबसे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, Fe4 FeCN6 3। ये सबसे लोएस्ट होगा, ये लोएस्ट होगा। सिंपली जिसका पार्टिकल ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ये लॉजिकल रहेगा। ठीक। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है आप पढ़ चुके हो कि पार्टिकल के नंबर पे हमेशा प्रोपोर्शन होता है। ठीक। और डेल्टा टी एफ में रिलेशन क्या होता है, तो जिसका फ्रीजिंग जिसका पार्टिकल ज्यादा होगा
उसका डेल्टा टी एफ क्या होता है, यानी ए हाई होगा, यानी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ठीक, इसको नोट करेंगे फास्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो लास्ट पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है, आप नोट कर लोगे। फॉर सेम सॉल्यूशन, फॉर सेम सॉल्यूशन, कहाँ और बात करते हैं, सेम सॉल्यूशन है, अगर आपके पास डेल्टा टीबी होगा तो उसमें क्या था, ये था आई के बी एम था, यहाँ से डेल्टा टीबी बाई के बी इक्वल टू आई इंटू एम हो जाएगा। सिमिलरली इसमें था डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या था, आई टाइम्स के एफ एम था। तो अगर हम इसको देखेंगे तो डेल्टा टी एफ बाई के एफ इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू एम हो जाएगा। तो ये दोनों सेम सोल्यूशन सेम होगा, तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं क्या, तो सेम सोल्यूशन के डेल्टा टी बी बाई के बी का रेशियो जो होगा वो डेल्टा टी ए बाई के एफ के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो ये रिलेशन आप याद कर लेना। ये कब होगा रिलेशन, जब सेम सॉल्यूशन होगा तो, ठीक है, सेम सॉल्यूशन होगा तो। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो इसको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारा थ्योरी पढ़ लिए, दो चार क्वेश्चन अप्लाई करते हैं फिर क्लास वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे,
क्वेश्चन 30। ठीक है, याद है ना। ये क्वेश्चन अब 33 34 बना तो बच्चों पहले 33 34। क्वेश्चन नंबर बनाएंगे बच्चों लोग। 33 एंड 34 क्वेश्चन को ट्राई करेंगे फर्स्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन 34 का आंसर क्या है बच्चों लोग? इफ द मल्टी ऑफ डायरेक्ट सॉल्यूशन इज डबल, मल्टी को डबल करोगे तो वैल्यू ऑफ के एफ क्या होगा? तो याद रखना, के एफ तो कांस्टेंट होता है ना, के एफ कांस्टेंट जो है चेंज नहीं करेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनचेंज होगा। के एफ चेंज नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, 33 में मार्क करना भूल गया था, तो 33 आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो 33 में क्या बोला हुआ है? तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, के एफ फॉर बेंजीन दिया हुआ है। बोला है तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन वोल्टेज इतना कितना होगा, ठीक है। तो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया, तो डिप्रेशन टेन डेल्टा टी पूछा गया। तो आप यहाँ पे चूंकि सॉलिड दिया नहीं हो तो उसको आप आई को वन मान लेना, ठीक है। सॉलिड नहीं दिया मतलब आई को आप वन मान लोगे। और केफ और एम, तो केफ क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में केफ कितना है? 0.512 है। और मोल्डी कितना दिया? 0.08 दिया हुआ है, ठीक है। 0.078। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आ रहा है आंसर। तो आपका 0.512 इंटू 0.078, ये वैल्यू निकल के आ जाएगा, नियरली इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो आपका बेंजीन का है 5.1, तो 5.12, ठीक। ये हो जाएगा, ये 0.4 के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बच्चों लोग ये क्वेश्चन सब ट्राई करना। और इस टॉपिक पे जितना भी क्वेश्चन आपको नीट का पीवाईक्यू जेएमएन का पीवाईक्यू मिले सो सॉल्व कर लेंगे आप। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है जो आपको पीडीएफ फाइल इजीली मिल जाएगा, उसको आप सॉल्व करना, ठीक है। तो बच्चों ये था सेशन आज का मेरे एंड से। सेशन को मैं क्लोज करने जा रहा हूँ।
कोई भी डाउट्स होगा तो उसे आप पोस्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है चलो, तो सेशन एंड कर रहा हूँ।